हेलो हेलो चेक। हेलो हेलो। Good morning. So good morning to all of you. Okay. So good to see you all once again. और आई होप कि आपकी दिवाली छठ सब बहुत अच्छी रही होगी। और छठ का मतलब होता है कि अब त्योहारों के मौसम का समापन। और जब एक बार त्योहार के मौसम समाप्त हो जाएं तो फिर एक ही काम बचता है जीवन में, और वो है पढ़ाई। यानी कि जिसका जो काम है वो करने लगते हैं। मेरा काम पढ़ाना है, तो अब मेरे चार क्लासेस चल रही हैं, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक। आपका काम पढ़ना है, तो मुझे लगता है कि वैसी अवस्था में आप भी होंगे, है ना। और मेरी क्लासेस बीच में थोड़ी सी एब्रप्टली ब्रेक हो गई, उसके लिए बहुत बहुत खेद है। लेकिन घर में कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या है और मम्मी के साथ है वो, तो थोड़ा सा देख रेख करना एकदम से वो ज़रूरी हो गया था। समस्याएं अभी भी हैं, लेकिन ठीक है, जीवन है, जीवन में चीज़ें ऐसी ही चलती हैं, चलती रहेंगी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोई रिमाइंड कराइए मुझे कि लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था। अगर आप में से किसी को इस बात की जानकारी हो तो अपने कॉपी में लास्ट टॉपिक निकाल के मुझे बता दीजिए कि वो अंतिम लाइन क्या लिखी थी, अंतिम टॉपिक क्या लिखा था हमने। अच्छा, हम ग्लैंड्स की बात कर रहे थे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। वेरी गुड। एंडोक्राइन ग्लैंड में लास्ट टॉपिक क्या था? ओके, सो डिफरेंस बिटवीन endocrine gland and exocrine gland.
यानी हमने ग्लैंड्स के सिर्फ डिफरेंसेस पढ़े थे, हमने हार्मोन और एंजाइम के बीच की अंतर को देखा था, लेकिन हमने एक भी ग्लैंड अभी नहीं पढ़े हैं। है ये मामला, है ना? चलिए ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हमने पढ़ रखा था, राइट? एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड के बीच का अंतर, जिसमें हमने कहा था कि एक्सोक्राइन ग्लैंड एक नलिका के माध्यम से, ये देखिए, नलिका के माध्यम से अपने स्राव को अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। और जब भी एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा तो वहां पे मेन मुद्दा होगा एंजाइम वाला, जो बेसिकली प्रोटीन होते हैं, बड़े तेजी से काम करते हैं और बड़ी तेजी से काम करके बड़ी तेजी से गायब भी हो जाते हैं। लेकिन जब हम एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं तो अपने रक्त स्राव को ब्लड कैपिलरीज में डाल देते हैं, और ब्लड कैपिलरीज से ये हॉर्मोन्स के रूप में सिक्रीटेड सब्सटेंस अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, दूर लक्ष्य तक पहुंचते हैं। और हार्मोन अगर है तो वो प्रोटीन भी हो सकता है, और हार्मोन जो है वो स्टेरॉयड भी हो सकता है। ये हमने पढ़ रखा था। हार्मोन की कार्यप्रणाली ऐसी है कि धीरे धीरे काम करेंगे और कुछ लंबे समय तक इसके प्रभाव रह पाएंगे, राइट? तो ये बात हमने पढ़ रखी थी। हमें फोकस करना है किस पे? एंडोक्राइन ग्लैंड पे। एक्सोक्राइन ग्लैंड तो आपको पता ही है, पसीने की ग्रंथि, तेल की ग्रंथि। एंजाइम वाले जो भी ग्लैंड है, सेलेवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये सब है, लिवर, ये सब है। लेकिन हमें एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में थोड़ी जानकारी रखनी है। और अगर मानव के एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो ये सारे जो हैं एंडोक्राइन ग्लैंड है, स्त्री और पुरुष में। इसमें देखिए आप, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, पीनियल है, थायराइड है, पाराथायरॉयड है, थाइमस है, एड्रीनल है। किडनी भी एक तरीके से एड्रीनल के साथ जुड़ा हुआ मामला है। पेंक्रियाज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मिक्स्ड ग्लैंड है। महिलाओं में ओवरी है और यूट्रस है, वो भी ग्लैंड्स की तरह कार्य करती हैं। और फिर मानव में टेस्टिस है जो ग्लैंड की तरह कार्य करता है ना? हम एक एक करके पढ़ेंगे। और सबसे पहला जो ग्लैंड हम पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट ग्लैंड, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पहला पॉइंट लिखें आप, पिट्यूटरी ग्लैंड। थोड़ी बड़ी आप कह सकते हैं कि सूचना के स्तर पे पढ़ना है, लेकिन कॉन्सेप्ट जहां भी होंगे मैं रुक के आपको समझाऊंगा जरूर। तो पहला टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना? जिसको हिंदी में कहते हैं पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, गॉट इट? सो आपको जो मर्जी वो कहें, आप कहें पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। और आप देख पा रहे हैं कि पीयूष ग्रंथि ये छोटी सी ग्रंथि है यहां पर, जो मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग से जुड़ा हुआ है। तो इनका जुड़ाव किससे है? मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से। और है पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क में ही, हाइपोथैलेमस के साथ मिलके काम करता है ना? तो लिखिए, यह मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस, यह मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है। यह मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है। है ना? दूसरी पॉइंट लिखिए आप, इसे मास्टर ग्लैंड, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि यह अन्य सभी, क्योंकि यह अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को, अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है।
तो इसके अपने काम तो है ही, लेकिन इसका एक और काम है कि जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारे बॉडी में हैं उसको जो है ये नियंत्रित करता है, राइट। अब सवाल है कि हार्मोन कौन कौन से निकालता है। तो नियंत्रण के साथ साथ इसके कुछ हार्मोन हैं, राइट। और हार्मोन के हम नाम लिखेंगे यहां पे। तो मास्टर ग्लैंड वाली बात तो पढ़ ली। तो पहला हार्मोन जो है इसका, फर्स्ट हार्मोन, जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, जिसको हिंदी में कहेंगे वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इसी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। और ग्रोथ हार्मोन अगर शरीर में सामान्य मात्रा में निकल रहा हो तो फिर शरीर की वृद्धि विकास भी सामान्य होगी। जितनी हाइट जेनेटिक्स ने फिक्स की है उतनी मिल जाएंगी। लेकिन अगर शरीर में ग्रोथ हार्मोन कम निकल रहा हो तो आप पाएंगे कि ग्रोथ हार्मोन के कम निकलने से व्यक्ति बौना रह गया, ड्वार्फिज्म आ गई। या कई बार ग्रोथ हार्मोन ज्यादा भी निकल सकता है, और अगर ज्यादा निकल गया तो गिगेंटिज्म, दैत्याकार आकार के लोग हो जाएंगे, जैसे खली जैसे। जैसे मैंने कहा कि खली की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, सामान्य तौर पे देखा जाए तो घर में लोग इतने ऊंचे नहीं हैं, तो उनका कुछ ना कुछ लेना देना इस वृद्धि हार्मोन के साथ हो सकता है, राइट। लेकिन हम सबके शरीर में ये वृद्धि हार्मोन सामान्य तौर पे निकले थे, तभी हमारे सामान्य ऊंचाई है, सामान्य हाइट है। तो लिख सकते हैं वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन, और डैश देके लिखिए शरीर के सामान्य वृद्धि विकास के लिए, शरीर के सामान्य वृद्धि विकास के लिए उत्तरदायी। शरीर के सामान्य वृद्धि विकास के लिए उत्तरदायी है ना। और फिर लिखें कम स्राव से, कम स्राव से या कम स्राव से बौनापन, ड्वार्फिज्म, और अधिक स्राव से दैत्याकार, इसको कहते हैं गिगेंटिज्म की स्थितियां पैदा होती हैं। कम स्राव से बौनापन, ड्वार्फिज्म, अधिक स्राव से दैत्याकार या गिगेंटिज्म की स्थितियां पैदा होती हैं, ठीक है। तो एक तो ग्रोथ हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबके शरीर में ग्रोथ हार्मोन की उचित मात्रा थी तो हमें वो हाइट मिली जो अपने माता पिता से जेनेटिक्स के रूप में हमें मिला है। लेकिन अगर कोई बौना रह जाता है या कोई बहुत लंबा हो जाता है, अपने परिवार के सामान्य ऊंचाई से ज़्यादा 7 फुट लंबा, तो उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ग्रोथ हार्मोन की गड़बड़ी रही होगी, जो मेडिकल कंडीशन भी बन जाता है। कई बार वो सामान्य जीवन जी भी नहीं पाते, है ना। दूसरा जो बड़ा इंटरेस्टिंग सा हार्मोन है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे इसी संदर्भ में, वो है हमारा ग्रोथ हार्मोन के बाद जो दूसरा हार्मोन है उसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा, जिसको एडीएच कह सकते हैं। आपको इतना नाम नहीं याद रखना, आप एडीएच कहिए, है ना। और एडीएच का भी एक छोटा सा नाम और है जिसका नाम है वैसोप्रेसिन और वैसोप्रेसिन, ये नाम भी इसी का है। अब ध्यान से अगर नाम को पढ़ें, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसमें सबसे पहले वर्ड जो पकड़ना है वो है यूरेटिक। यूरेटिक मतलब यूरिया, यूरिया मतलब यूरिन, यूरिन मतलब मूत्र, और डाई का मतलब डाइल्यूट करना। यूरिन को डाइल्यूट करना मतलब यूरिन में पानी ज्यादा डालना, और उसका वो एंटी है, तो एंटी डायूरेटिक।
यानी कि यूरिन में ज्यादा पानी का विरोध करने वाला। एंटी का मतलब विरोध होता है, जैसे कहते हैं ना वो मेरा एंटी है, तो ये एंटी डायूरेटिक है, डाइल्यूशन ऑफ यूरिन का एंटी है। अब सोचिए यूरिन डाइल्यूट होगा तो जल की मात्रा ज्यादा होगी, और वो जल कहां से आएगा? शरीर से ही तो जाएगा। कई बार हम बहुत अधिक पानी पी लेते हैं तो यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और बार बार हमें वॉशरूम जाना पड़ता है। वो भी ठीक है, शरीर उतना ही पानी रखना चाहता है जितना कि शरीर को आवश्यकता हो। लेकिन मान लीजिए कभी किसी कंडीशन में हमारे शरीर में पानी ही कम हो जाए, या तो बहुत पसीने निकल जाएं, या फिर हम पानी ही कम पिए, ऐसी स्थिति में यूरिन की मात्रा भी कम ही हो जाती है। और ये यूरिन की मात्रा को कम करने के पीछे जो कारक है वो एडीएच ही है। जब पानी कम पिएंगे या पसीना जब बहुत निकल जाएगा तो आप पाएंगे कि यूरिन का रंग पीला हो गया, और यूरिन उतनी नहीं हो रही जितना कि सामान्य दशाओं में होती थी। दैट बिकॉज ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो यूरिन को डाइल्यूट करने के विपरीत कार्य करने वाला, जिसका एक ही उद्देश्य है, जल को बचाओ, जल ही जीवन है, पानी बचाओ, है ना। तो लिखिए, यह यूरिन के आयतन को कम कर, या यूरिन के आयतन को कम कर जल की आवश्यक मात्रा को शरीर में बनाए रखता है। शरीर में बनाए रखता है। भाई हिमांशु को बुखार लगा हुआ है। हिमांशु आराम कीजिए आप, कोई बात नहीं, इसको बाद में देख लीजिएगा, है ना। एनीवे, तो किसी ने पूछा कि ये सब होते कहाँ है? पिट्यूटरी ग्लैंड में होते हैं क्या? ग्लैंड में नहीं होते, ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए। ग्लैंड का काम है सिक्रीट करके बाहर डाल देना। ये सबको ये पिट्यूटरी ग्लैंड बनाएगा, और बना के कहां डाल देगा? ये डाल देगा ब्लड स्ट्रीम में, जहां पे शरीर के अलग अलग जगहों पे जाके काम करेगा। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम यही है ना, जिसका नाम वैसोप्रेसिन है। जो तीसरा हार्मोन है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसका नाम है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये स्त्रियों में हार्मोन पाया जाता है और इसका काम है दुग्ध का निर्माण। जब स्त्रियां बच्चे को जन्म दे चुकी होती हैं तो उन बच्चे को वो ब्रेस्ट फीड कराती हैं, और ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए ये हार्मोन प्रोलैक्टिन काम करता है, जो उनके शरीर में हम सब के लिए, उन बच्चों के लिए, पोषण के लिए दुग्ध का निर्माण करता है। तो लिख सकते हैं यहां पे, दुग्ध का निर्माण, एक ही लाइन लिखना है, दुग्ध का निर्माण, और ब्रैकेट में लिखेंगे फीमेल। जाहिर सी बात है फीमेल का ही मामला है, राइट। दुग्ध का निर्माण फीमेल, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोलैक्टिन का काम है दुग्ध का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। द एग्जैक्ट वर्ड इज फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। लेकिन एक और हार्मोन है चौथा, जिसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। और यह भी स्त्री में होता है, स्त्री प्रधान हार्मोन है, ज्यादातर स्त्रियों में, पुरुषों में भी हो सकता है। इसका काम है दुग्ध का स्राव। बनाना एक कहानी है और स्रावित करना दूसरी कहानी है। तो शरीर में दूध बने, इस दूध को बनाने के पीछे हार्मोन कौन सा होगा? प्रोलैक्टिन। लेकिन जब बच्चे को दूध पिलाने जाएं, जब बछड़े को दूध पिलाने जाएं, तो दूध रिलीज हो, स्तन से दूध निकले, इसके लिए जो है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। तो लिख सकते हैं
दुग्ध का स्राव, दुग्ध का स्राव, ये फीमेल में है ना। साथ ही साथ ये जो है ना, ये ऑक्सीटोसिन प्रसव पीड़ा के लिए भी है। प्रसव पीड़ा, प्रसव पीड़ा जानते हैं, जब गर्भाशय की संकुचन होती है तो प्रसव पीड़ा कहते हैं, और उसी प्रसव पीड़ा के पश्चात हमारा और आपका जन्म हुआ है। और इसी को एक और कहानी कहते हैं, इसको कहते हैं लव हार्मोन। लव हार्मोन, इसी हार्मोन का बोलबाला 14 फरवरी के आसपास देखने को मिलता है। और लव हार्मोन के संदर्भ में देखा जाए तो स्त्री और पुरुष दोनों में कारगर है। तो क्या ऑक्सीटोसिन हमारे बॉडी में रिलीज होता है? बिल्कुल होता है। हमारे मतलब कि पुरुषों के बॉडी में रिलीज होता है? होता है। क्या महिलाओं की बॉडी में रिलीज होता है? बिल्कुल होता है, बल्कि थोड़ा ज्यादा होता है उनमें। मां जब बच्चे को दूध पिलाती है, जब वो स्पर्श का एहसास होता है ना, तो उस स्पर्श से इस हार्मोन की स्राव बढ़ती है। और उसी स्पर्श के पश्चात जो मां होती है, जो गाय होती है, जो भैंस होते हैं, वो अपने बछड़े को, बच्चे को दूध पिलाना शुरू करते हैं। स्पर्श बहुत स्ट्रांग कम्युनिकेशन है। एक दूसरे को छूना जो है ना, बहुत स्ट्रांग कम्युनिकेशन है। अगर कोई अनजान व्यक्ति आपको छू ले, टच कर जाए, तो हम सॉरी बोल देते हैं, ना उसको अच्छा लगता है ना हमें अच्छा लगता है। लेकिन हमारे घर में माता पिता, भाई बंधु, बेटे बेटी, जीवन साथी अगर यह स्पर्श करे तो उसकी अनुभूति अच्छी लगती है। स्पर्श तो वही है, फिजिक्स के हिसाब से देखा जाए तो स्पर्श ही तो है। लेकिन मामला फिजिक्स का तो है ही नहीं, मामला तो बायोलॉजी का है। क्योंकि इस स्पर्श से हमारे बॉडी में, क्योंकि वो व्यक्ति प्रिय है, तो प्रिय व्यक्ति के स्पर्श से हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और वो अच्छे हार्मोन में से एक हार्मोन क्या है? ऑक्सीटोसिन है। और फिर वो ऑक्सीटोसिन की रिलीज से हमें थोड़ा खुशी, प्यार, इन सब का एहसास होता है। और ये प्यार जो है वो सिर्फ एक ही संदर्भ में मत देखिए, मां और बच्चे के प्यार के संदर्भ में देखिए। आपने देखा होगा कि जब भी कोई गाय हो या भैंस हो जिससे हम दूध निकालने की कोशिश करते हैं, तो हम सीधे दूध नहीं निकालते हैं। हम कुछ 2-4 मिनटों के लिए बछड़े को पहले छोड़ते हैं। वो बछड़ा दौड़ता हुआ अपने मां के पास आता है और मां के स्तन से दूध पीना शुरू करता है। ये स्पर्श का हम मौका देते हैं उनको, ताकि इस स्पर्श से, पारस्परिक स्पर्श से, उस गाय और भैंस के शरीर में ऑक्सीटोसिन का स्राव शुरू हो जाए। और एक बार ऑक्सीटोसिन का स्राव शुरू हो गया तो फिर दूध को निकालना आसान होगा। हालांकि उसके बाद हम बच्चे को खींच के अलग कर देते हैं। तो अगर हम ऐसा करें कि बच्चे को लाए ही नहीं, बछड़े को लाए ही नहीं, तो क्या वो गाय और भैंस दूध देना शुरू करेगी? क्या नहीं, फिर दूध की उत्पादकता कम होते होते खत्म हो जाएगी। यही स्पर्श के भाव मानव में भी काम करते हैं। तो जब भी लव हार्मोन में कहता हूं, इट्स नॉट अबाउट 14 फरवरी वाला मामला, इट्स अबाउट मदर एंड सन, मदर एंड डॉटर, इट्स अबाउट क्लोज रिलेशनशिप लाइक ब्रदर एंड सिस्टर्स, फादर और बेटी का, पापा और बेटे का, इन सब संबंधों के स्तर पे, और बाकी जीवन साथी के स्तर पे भी। तो पुरुषों में भी ये ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन निकलता है, और उसके अंदर भी वो भावनाओं के लिए, इमोशन के लिए, प्यार के लिए उत्तरदायी है कि नहीं? प्रेमचंद ने कहा था कि कोई भी पुरुष हो, उसके अंदर भी स्त्रीत्व होता है, नारीत्व होता है। अगर पुरुष में नारीत्व न हो तो पुरुष जो जानवर होगा। तो बायोलॉजी पढ़ने के दौरान भी ये बात समझ में आती है कि पुरुषों में भी ऐसे हार्मोन का स्राव थोड़े बहुत होते हैं जो मुख्य रूप से स्त्रियों के लिए बने हैं, और शायद वही नारीत्व है। और यही कारण है कि पुरुष जानवर नहीं है, वो इंसान है ना? एनीवे, तो ऑक्सीटोसिन की बात हो गई। इसी के साथ जो है ये वाला हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड की मामला खत्म। तो बहुत अच्छे से समझ के रखिएगा, 4 हार्मोन इंपॉर्टेंट है, चारों इंपॉर्टेंट हार्मोन मैंने आपको बता दिए। अब आइए आगे, और आगे जो ग्लैंड है, नेक्स्ट ग्लैंड जो है हमारा, वो है
हाइपोथैलेमस। सो दूसरा ग्लैंड जो हमारा होगा वो है हाइपोथैलेमस। ध्यान दीजिएगा, हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट भी था, लेकिन हाइपोथैलेमस ग्लैंड भी है ना। तो हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट तो था ही, पार्ट ऑफ ब्रेन एंड ग्लैंड, है ना। और इससे एक हार्मोन निकलता है, बड़ा शानदार हार्मोन है, और उस हार्मोन का नाम है, इससे जो हार्मोन निकलेगा उसका नाम है डोपामाइन। डोपामाइन हार्मोन कमाल का हार्मोन है, फील गुड हार्मोन है। तो इसको आप कह सकते हैं फील गुड हार्मोन, और इसी को हम कह सकते हैं रिवार्ड हार्मोन, रिवॉर्ड हार्मोन। सो रिवॉर्ड हार्मोन का मतलब क्या होता है? दैट ये हार्मोन आपको अच्छा फील कराएगा, आपको एलिटेड रखेगा, आपको खुश रखेगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि अगर दिवाली के समय में आप घर जा रहे थे, तो घर जाने के ख्याल मात्र से जो खुशी होती थी ना, वो इसी डोपामाइन के कारण होता था। और घर जाना, दिवाली में घर जाना, छठ में घर जाना, ये पूरी प्रक्रिया है। इसमें पहले हम इस बात को समझते हैं कि घर पे एक बार फोन करके डिस्कस कर लेते हैं, कोचिंग में और दोस्तों से भी बात कर लेते हैं कि किस दिन हम घर जाएंगे। ये बात करने में भी आनंद आता है। घर जाना है, सिर्फ इसकी बात हो तभी आनंद आ रहा है। फिर एक दिन डेट फिक्स हो जाता है कि इस तारीख को घर जाएंगे, उस दिन आनंद थोड़ी और ज्यादा, क्योंकि एक और डोज मिला हार्मोन का, और वो हार्मोन कौन सा है? डोपामाइन। फिर अगली बात होती है कि अब टिकट चाहिए, टिकट कटाया तो असीम आनंद की प्राप्ति हुई कि अब तो टिकट भी मिल गया भाई। डोपामाइन रिलीज थोड़ा और हुआ होगा, खुशी, बड़े खुश रहते हैं उन दिनों आप। फिर एक समय आता है कि बस अब कल तो जाना ही है, तो उस कल जाना है तो आज रात में जो आप खुशी महसूस करेंगे ना दिल्ली में रहते हुए, वो अजीब ही होगा। और जब आप पैक वैक करके अब ऑटो पे और मेट्रो पे या कैब में बैठ के जब स्टेशन की तरफ प्रस्थान करते हैं, उस दौर में जो आपकी खुशी का आलम होता है, देखते हैं आप हंसते हुए लोग पहुंच रहे हैं, वो डोपामाइन ही है। और जब घर पहुंचते हैं तब तो अलग ही कहानी है, तब तो डोपामाइन भी रिलीज हुआ और ऑक्सीटोसिन भी रिलीज हुआ, मम्मी पापा के गले लग के रोए भी थोड़ा, है ना। तो रिवॉर्ड हार्मोन का मतलब क्या होता है कि जब जब आपको कुछ इनाम के रूप में मिलेगा, जब जब आप कुछ उपलब्धि के रूप में हासिल करेंगे, छोटी बड़ी कुछ भी हो, तो ये हार्मोन आपको अच्छा फील कराएगा। ये टिकट खरीद लेना, ये भी एक उपलब्धि ही थी। डेट फिक्स कर लेना कि इस दिन घर जाऊंगा या जाऊंगी, ये भी उपलब्धि ही थी। या फिर ऐसा कहें कि कोचिंग सेंटर में एक टेस्ट हुआ और टेस्ट में आपका नाम टॉप 10 में आ गया, तो टॉप 10 में आपके नाम को देखना उपलब्धि ही थी। तो उस दौर में जो खुशी महसूस की आपने, वो डोपामाइन था। सोचिए, एक कोचिंग के साधारण से टेस्ट में अगर नाम ऊपर आ जाए तो आपको बड़ी खुशी होती है। मैं तो कहता हूं उस दिन की कल्पना करो जब आपका नाम यूपीएससी के फाइनल रिजल्ट शीट में होगा। उस दिन डोपामाइन का फव्वारा ही छूटेगा फिर, और कई महीनों तक उस खुशी में, बल्कि महीनों क्या, पूरे ट्रेनिंग के दौरान तक उस खुशी में आप रहेंगे, आनंद में रहेंगे। किसी खास व्यक्ति से बात करने के मौके मिल जाना, किसी दोस्त से बैठकर घंटों बात कर लेना, किसी खास व्यक्ति से मिलने दिल्ली में ही चले जाना, दोस्तों के समूह में समय को व्यतीत कर लेना, किसी एक खास व्यक्ति के साथ कहीं जाके डिनर कॉफी लंच करके आ जाना, सड़क के किनारे खड़े होकर मोमोज खा लेना, ये सब भी उपलब्धियां ही हैं बायोलॉजी के हिसाब से। और ये सब डोपामाइन रिलीज करते हैं, राइट। और जब रिलीज करते हैं तो खुशी महसूस होती है। तो दैट इज रिवॉर्ड हार्मोन, फील गुड हार्मोन। तो रिवॉर्ड हार्मोन फील गुड हार्मोन है। अगर डोपामाइन बॉडी में कम रिलीज हो, उसकी स्थितियां थोड़ी कम हो जाए, तो फिर अवसाद होगा, डिप्रेशन जैसी फीलिंग होगी। जैसे घर से लौटने के दौरान हम बिछड़ रहे होते हैं घर से,
उन गलियों से, मोहल्लों से, दोस्तों से, एक आध खास व्यक्ति से, तो वो अंदर से थोड़ा फील होता है कि अब तो जाना है। लेकिन फिर भाव एक और भी आता है कि जाना है तो कोई बात नहीं, जा कहाँ रहे हैं, दिल्ली, और दिल्ली में पढ़ाई करेंगे, तो हो सकता है डोपामाइन रिलीज हो, लेकिन थोड़ा सा उतना रिलीज नहीं होगा जितना कि जाते समय हुआ था। स्राव की मात्रा थोड़ी कम रहेगी, और जब मात्रा थोड़ी कम रहेगी तो अंदर से मन थोड़ा दुखी होगा। उस ट्रेन में बैठने के दौरान भी बड़ा बोझिल सा फील होगा। ट्रेन जब स्टेशन से छूटेगी तो थोड़ा अजीब सा लगेगा, आंख से 2-4 आंसू भी टपकेंगे, और फिर फाइनली जब आप दिल्ली की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे कि फिर से वही खुशी व्याप्त हो गई, क्योंकि अब आपको यह भी पता है कि दिल्ली में भी तो दोस्त हैं, दिल्ली में भी तो एक समूह है, दिल्ली में भी तो एक गैंग बना रखा है हमने, तो वहां पे अब पढ़ाई लिखाई करनी है और दोस्तों के साथ गप्पे भी लड़ाने हैं, है ना। तो ये कहानी है डोपामाइन की, इसमें कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। रिवॉर्ड और फील गुड आप इसी से फील करते हैं, इसलिए मैंने जोर देके बताया कि कोशिश कीजिए छोटी छोटी उपलब्धियों पे जश्न मनाइए, है ना। छोटी छोटी उपलब्धियों पे जश्न मनाइए, कुछ ऐसा कीजिए कि डोपामाइन रिलीज होता रहे। उसके लिए हॉबी क्रिएट कीजिए, अपने लिए एक हॉबी चुनिए। एक व्यक्ति जो स्केचिंग करता है, एक स्केच को बड़े मनयोग से बनाता है और बन जाने के बाद उसको निहारता है और निहार के खुश होता है कि मैंने डोपामाइन रिलीज कर दिया इसी स्केचिंग के बहाने। एक व्यक्ति जब कविता लिखता है तो बड़ी मेहनत से कविता लिखता है, बड़ा समय लेकर कविता लिखता है, और उस कविता को जब लिखने के बाद पढ़ता है तो बड़ा खुश होता है। कई बार तो वो कवि लोगों को पकड़ पकड़ के कविता सुनाता है, और यकीन मानिए ऐसे जितने भी कवि होते हैं स्टूडेंट लाइफ वाले ना, वो कविता सुना के ज्यादा खुश होते हैं, सुनने वाला अवसाद में चला जाता है ना, क्योंकि उसको तो सुनाना है, डोपामाइन रिलीज करना है। एनीवे, नेक्स्ट जो ग्लैंड है, जो दूसरा अगला ग्लैंड की तरफ हम बढ़ेंगे, इसमें कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, दैट इज एनफ, वो है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड जो है ये भी कमाल की ग्लैंड है। अब इसकी पोजीशन कहां है मैं बताता हूं आपको, जान के बड़ा आश्चर्य होगा। इसकी पोजीशन यहां है, इस भावों के बीच में थोड़ी सी ऊपर जो जगह है जहां पे हम टीका या चंदन लगाते हैं, उसी के अंदर की तरफ है, मस्तिष्क में कहीं है। यानी शिव जी का तीसरा नेत्र जहां पे दिखता है ना, उसी पॉइंट पे पीनियल ग्लैंड है। तो क्या यह तीसरा नेत्र है? तो कमाल की बात यह भी है कि पीनियल ग्लैंड को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि प्रकाश है या नहीं है वो अंदर ही, वो हमारे कपाल के अंदर है, मस्तिष्क के भीतर है, लेकिन किसी न किसी विधि से वो हमारे आसपास प्रकाश है या नहीं है, इस बात की अनुभूति वो ले लेता है। आंखों से प्रकाश के संकेत मस्तिष्क तक गए, मस्तिष्क ने उसी संकेत को थोड़ा बांट दिया, किसके साथ? पीनियल ग्लैंड के साथ। तो पीनियल ग्लैंड प्रकाश संबंधित संकेतों के आधार पर कार्य करता है, और यह एक्टिव तब होता है जब प्रकाश न हो, जब प्रकाश न हो, है ना। आपने देखा होगा शिव जी की तीसरी नेत्र जब बनी होती है तो तीसरा नेत्र अगर पूरा खोल देते हैं तो क्रोध दर्शाता है, आग की लपटें निकलती हैं, लेकिन अमूमन ऐसा वो करते नहीं। अदरवाइज आप देखेंगे तीसरा नेत्र तो अधमुना होगा, ऐसा लगेगा कि तीसरा नेत्र बस सो ही रहा है, आंखें खुल नहीं पा रही हैं, नींद से बोझिल है। और एग्जैक्टली पीनियल ग्लैंड का यही काम भी है। पीनियल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है मेलाटोनिन, और मेलाटोनिन हार्मोन तभी निकलेगा जब परिवेश में अंधकार होगा, जब प्रकाश की मात्रा कम होगी। और जब प्रकाश की मात्रा कम होगी तो मेलाटोनिन के प्रभाव में आप सो जाएंगे। आप ऐसे कहिए कि जब प्रकाश कम होगी, पीनियल ग्लैंड एक्टिव होगा, मेलाटोनिन का स्राव होगा, और फिर नींद की क्रिया शुरू होगी, है ना। फिर नींद की क्रिया शुरू होगी, राइट।
हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड के बारे में थोड़ी बहुत बातें समझ में आ गई। थोड़ी स्टोरी टाइप से समझेंगे ना तो चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेंगी, है ना। तो पहली बात कि बायोलॉजी में भी इस बात को लोगों ने मान लिया और कहा कि पीनियल ग्लैंड का मतलब हो गया कि तीसरी आंख का अवशेष है। यानी कहा कि अगर मानव के पास तीसरी आंखें कभी बनती होती तो यही होता। तो बायोलॉजी में कहा गया कि तीसरी आंख का अवशेष है। और देखिए एक खास बात कि इसकी जो प्रकृति है वो प्रकाश से संबंधित संकेतों के आधार पर कार्य करने की है। तो लिख सकते हैं इसे तीसरी आंख का अवशेष भी कहते हैं। इसे तीसरी आंख का अवशेष भी कहते हैं। इसे तीसरी आंख का अवशेष भी कहते हैं। और यह प्रकाश संबंधित संकेतों के आधार पर कार्य करता है। तो भाई इसके हार्मोन की बात करें अब, तो इससे जो हार्मोन निकलेगा, है ना, तो मैंने बोला यह प्रकाश संबंधी संकेतों के आधार पर कार्य करता है। इससे जो हार्मोन निकलेगा उसका नाम है मेलाटोनिन। है ना। इसको हम डार्क हार्मोन भी कहते हैं, डार्क हार्मोन भी कह देते हैं। और डार्क हार्मोन कहने के पीछे जो आशय है वो सिंपल है, राइट। पहली बात कि अंधकार में स्राव, राइट। और दूसरा, अंधकार में जब स्राव होगा तो ये नींद के लिए उत्तरदायी, राइट। अब इस बात को आप समझिए कि पीनियल ग्लैंड अंधकार में मेलाटोनिन का स्राव करता है। यही रीजन है कि आपने देखा होगा आपके घर परिवार दोस्त यार में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अगर वो कमरे में सो रहे हैं और अगर आपने 2 बजे रात में उठ के अगर लाइट जला दी तो लाइट जलने के 30-35 सेकंड बाद, 1 मिनट बाद वो उठ के बैठ जाएंगे कि भाई लाइट क्यों जलाई, मेरी नींद खराब हो गई। क्योंकि जैसे ही आपने लाइट जलाई उस प्रकाश के बारे में पीनियल ग्लैंड को जानकारी मिल गई और पीनियल ग्लैंड ने मेलाटोनिन का स्राव कर दिया कम और उससे चलते नींद खुल गई। आपने उनके स्लीप साइकिल को बिगाड़ दिया। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भरी दोपहरी में पार्क के बेंच पे सो जाएंगे, बस उनको सोने की जगह चाहिए। लेकिन सामान्य तौर पे देखा जाए तो हम ऐसे ही जीव हैं जिनकी पूरी दिनचर्या बनी है कि सूरज ढलेगा तो अंधकार, और अंधकार होने का मतलब है कि हमारे शरीर में मेलाटोनिन का स्राव बढ़ेगा और बढ़ेगा तो नींद आएगी और सो जाएंगे। सूर्य की रोशनी आएगी, मेलाटोनिन का स्राव कम हो जाएगा, हम जागृत अवस्था में आ जाएंगे, राइट। तो ये भी कहानी है। उसी तौर पे अगर देखा जाए तो एक और हार्मोन है जिसके बारे में मैं बात करूंगा, हालांकि वो अलग है, नोट करके लिखेंगे, मैं इधर लिख रहा हूं, नोट करके, अलग से नोट करके एक हार्मोन है जिसका नाम है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन हार्मोन, ये अलग थलग है, मेलाटोनिन का भाई है लेकिन हार्मोन थोड़ा अलग है। ये हमारे इंटेस्टाइन वगैरह से निकलता है ना, बॉडी में, और इसको डे हार्मोन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डे हार्मोन। और इसको हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। यानी कि ये हार्मोन दिन के समय यानी कि प्रकाश के कारण एक्टिव होता है, और प्रकाश के कारण एक्टिव होता है तो डे हार्मोन कह दिया।
और ये जब हार्मोन एक्टिव होगा ना तो आपको हाई एनर्जी और हाई मूड में रखेगा, अपलिफ्टेड मूड में रखेगा, राइट। तो ये कहानी है, तो इसके साथ लिखना है, लेकिन इसका भाग नहीं है। सेरोटोनिन अलग हार्मोन है जो इंटेस्टाइन के लाइनिंग से निकल रहा होता है। इसमें बहुत ज्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आपने लिख लिया होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो ग्लैंड है हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट, वो है थायराइड ग्लैंड। देखिए ध्यान से, ये थायराइड ग्लैंड है। और एक और ग्लैंड है पैराथायराइड, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये जो गुलाबी रंग का दिख रहा है ना, पूरा बटरफ्लाई जैसा, एक बटरफ्लाई या तितली जैसी जो दिख रही है, वो थायराइड ग्लैंड है, जो गले में है। यहां पे सबसे बड़ी ग्रंथि यही है। तो लिखिए, बैक व्यू भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं कि लगे बैक व्यू लिखने, ये सब कुछ नहीं लिखना है। आपको सीधा थायराइड ग्लैंड लिखना है, राइट। लिखिए लिखिए, यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो गले के क्षेत्र में, जो गले के क्षेत्र में पाई जाती है। गले के क्षेत्र में पाई जाती है ना। अब अगर हम इसके हार्मोन की बात करें, है ना, तो लेट्स टॉक अबाउट हार्मोन। तो अगर इसके हार्मोन की बात करें तो दो हार्मोन की बात हम करते हैं। पहला हार्मोन है थायरॉक्सिन, नाम सुना होगा आपने, थायरॉक्सिन, है ना, कई लोग टेस्ट वेस्ट कराते हैं। और दूसरा जो हार्मोन है उसका नाम है ट्राई आइडो, है ना, थायरॉक्सिन। राइट। एक को कहते हैं T3, इसको कहते हैं T3 कोड में, और इसको कहते हैं T4। आपने देखा होगा कई बार T3 T4 का लोग टेस्ट कराते हैं। राइट, थोड़ा सा चेंज में कर रहा हूं, स्पेलिंग थोड़ा एरर है। ट्राई आइडो थायरॉक्सिन, राइट। तो ट्राई आइडोथायरॉक्सिन, ट्राई आइडो का मतलब 3 आयोडीन वाला, तो T3 ये हो जाएगा और T4 ये होगा, है ना। थोड़ा चेंज कर लीजिएगा आप भी। लिख लिया? राइट। सो ट्राई आइडो
थायरोक्सिन T3 या T4, राइट। दोनों एक ही हार्मोन है, बस आयोडीन की मात्रा का फर्क है। आयोडीन इसमें 3 है, इसमें 4 है। 4 आयोडीन तो थायरोक्सिन और 3 आयोडीन तो ट्राई आयोडोथायरोक्सिन, है ना। अब लिखिए इसके कार्य। तो कार्य में बहुत सारे कार्य हैं, लिख सकते हैं। देखिए पहला कार्य सामान्य वृद्धि विकास, शरीर का सामान्य वृद्धि विकास, पहला कार्य लिखेंगे। तो मैं यहां पे इसके बाद इसका इन दोनों का कार्य के बारे में बात कर रहा हूं, उन दोनों के कार्य। तो लिखिए शरीर का सामान्य वृद्धि विकास, शरीर के सामान्य वृद्धि विकास। दूसरा है मेटाबॉलिज्म का नियंत्रण, मेटाबॉलिज्म का नियंत्रण। मेटाबॉलिज्म का नियंत्रण, है ना। तो हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है उसका नियंत्रण। फिर लिखिएगा तापमान नियंत्रण, तापमान नियंत्रण, तापमान नियंत्रण, राइट। तो ये 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक और पॉइंट लिखिए नीचे, पैराग्राफ चेंज करके। इस हार्मोन के शरीर में निर्माण के लिए, इस हार्मोन के शरीर में निर्माण के लिए, इस हार्मोन के शरीर में निर्माण के लिए आयोडीन तत्व की आवश्यकता होती है, आयोडीन तत्व की आवश्यकता होती है, आयोडीन तत्व की आवश्यकता होती है, राइट। फिर लिखिएगा एक और पॉइंट, गर्भावस्था या बच्चों में, गर्भावस्था या बच्चों में आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से मानसिक एवं शारीरिक विकास, मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो मेंटल फैकल्टीज डेवलप नहीं हो पाती, मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए आयोडीन को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। और हमारे देश में एक ऐसा समय भी था, क्योंकि आयोडीन का प्राइमरी सोर्स कहां है, भोजन में आयोडीन कहां से मिलता है, तो मूल रूप से आयोडीन मिलता है पानी के थ्रू। हम जो पानी पीते हैं उसमें आयोडीन की मात्रा हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब भारत में स्थितियां क्या है ना, कि कहीं पानी आयोडीन है, कहीं पानी में आयोडीन नहीं है। फिर हरे पत्तेदार सब्जियों में भी आयोडीन मिल जाएगा आपको, लेकिन सवाल है कि क्या सबको उपलब्ध है ये। तो ऐसा देखा गया कि आयोडीन की कमी के कारण बच्चे जो थे वो मानसिक और शारीरिक रूप से असक्षम पैदा होते थे। छोटे बच्चों में भी तकलीफ होती थी और बड़े लोगों में घेंगा रोग हो जाता था। घेंगा रोग मतलब ये थायराइड ग्लैंड ही फूल के बड़ा हो गया। और इसके पीछे एक छोटा सा रीजन ये था कि उस व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में आयोडीन की मात्रा मिल नहीं पा रही। तो सरकार ने कानून बना दिया, और कानून क्या बनाया कि भाई नमक जो भारत में बिकेगा कहीं भी किसी भी रूप में, उसमें आयोडीन की मात्रा होनी ही चाहिए। नमक बिना आयोडीन के नहीं बिकेंगे। और जैसे ही ये स्थिति हुई तो आज के डेट में जो भी हम नमक खाते हैं आयोडाइज सॉल्ट खाते हैं। तो गर्भावस्था में जो महिला है वो भी खा रही है, तो बच्चे को भी आयोडीन मिल गया।
छोटा बच्चा जिसको थोड़ा बहुत नमक खिलाते हैं, आयोडीन मिल गया। बड़े व्यक्ति आयोडीन की मात्रा लेते ही रहते हैं, तो इस कारण से अब ऐसी कोई समस्या नहीं आती। फिर भी हार्मोनल इंबैलेंस होता है, जिसके चलते आप देखते हैं कि घर में महिलाएं थायराइड की दवा, पुरुष थायराइड की दवा खाते हैं, है ना। एक और पॉइंट लिखिए, वयस्कों में आयोडीन की कमी से ग्वाइटर या घेंगा रोग होता है। ग्वाइटर या घेंगा रोग होता है। ग्वाइटर या घेंगा रोग होता है। तो अगर ये कमी वयस्कों में होगी, तो चूंकि वयस्क हो चुके हैं तो उनको घेंगा रोग हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि ग्वाइटर या फिर आयोडीन के कमी और ज्यादा के चलते व्यक्ति या तो बहुत पतले रहते हैं या बहुत मोटे हो जाते हैं, ऐसा भी देखा होगा। कई बार सुना होगा कि बहुत मोटा कोई व्यक्ति हो, स्त्री या पुरुष, वो कहेंगे कि नहीं जी, खाना तो हम कभी खाते हैं, लेकिन थायराइड की प्रॉब्लम के कारण मुझे इस तरह की समस्या है। दैट इज अ कॉमन वन, ये हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। या कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो दिन भर में एक बार बैठते हैं 10-10 रोटियां दबा जाते हैं, लेकिन फिर भी उतने ही पतले हैं। तो थायराइड का प्रॉब्लम है ना। तो आपको इतनी बातों को ध्यान रखना है। दूसरा जो टॉपिक है हमारा, तो आपने देखा, अभी थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ा, देखा, आप पाएंगे कि दूसरा ग्लैंड पैराथायरॉयड ग्लैंड है। और पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या है? थायराइड के ऊपर ही जो पीले रंग के मटर के दाने जैसे कुछ लग रहे हैं ना, वो पैराथायरॉयड ग्लैंड है। सो पैराथायरॉयड ग्लैंड का मतलब क्या है कि वो थायराइड के पीछे वाले हिस्से पे चिपका हुआ छोटे छोटे 4 ग्लैंड है। तो लिख सकते हैं, नेक्स्ट, पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड। और लिखें, यह थायराइड ग्लैंड के पीछे पाया जाता है या पीछे स्थित होता है। यह थायराइड ग्लैंड के पीछे स्थित होता है ना। सो दैट इज पैराथायरॉयड, लिख रहे हैं आप। और अगर इसके हार्मोन की बात करें, बस एक ही लाइन लिखना है, हार्मोन। तो इसके हार्मोन का नाम है पीटीएच, पैराथॉर्मोन। तो पीटीएच या पैराथॉर्मोन, पीटीएच या पैराथॉर्मोन, यही है। एक हार्मोन इंपॉर्टेंट है। इस हार्मोन का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शरीर में कैल्शियम की मात्रा का संतुलन बनाने में मददगार है। हमारे हड्डी में, रक्त में कैल्शियम की कितनी मात्रा होगी, इसके संतुलन को यही मेंटेन करता है। ये कैल्शियम का गार्डियन है, ये कैल्शियम का मॉनिटर है। कब, कहां, कितनी मात्रा में कैल्शियम होनी चाहिए, इसका निर्धारण यही करता है। तो लिखिए, यह रक्त में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखता है। और इसकी कमी से टिटैनी नामक रोग होता है। टिटैनी रोग में होता है क्या? मांसपेशियां अकड़ जाती हैं। टिटैनी नामक रोग होता है जिसमें मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, एकदम स्टिफ हो जाएंगी, हाथ ही नहीं खुलेगा इसके आगे। कई लोगों को देखोगे बोलेंगे हाथ नहीं खुलता, तो हो सकता है कैल्शियम इंबैलेंस हो, है ना।
तो बस इतनी ही बात है इसमें, और कोई बात नहीं है। पैराथॉर्मोन, कैल्शियम संतुलन, कमी से होने वाला रोग टिटैनी, जितनी जरूरत की बातें हैं बता रहा हूं मैं। अगले ग्लैंड की तरफ बढ़े। आज हमें ग्लैंड्स वाला मामला खत्म भी करना है। तो अगला ग्लैंड जो हमारा है वो भी बड़ी कमाल की चीज है, बड़ा इंटरेस्टिंग, थाइमस ग्लैंड। देख पा रहे हैं आप? थाइमस ग्लैंड। सो थाइमस ग्लैंड, ये जो आप देख रहे हैं हृदय के ऊपर फेफड़े के बीच में एक छोटा सा ग्लैंड, उसी को थाइमस ग्लैंड कहेंगे, राइट। और थाइमस ग्लैंड की सबसे खास बात क्या है कि एक निश्चित समय तक ही रहता है। ये बच्चों में है, किशोरावस्था में है, एडल्ट होते होते तक खत्म। ये गायब ही हो जाता है, इसके आकार धीरे धीरे कम होते होते शरीर में विलीन हो जाता है। इसका मतलब कि इस ग्लैंड का काम भी एक निश्चित समय अवधि तक ही है। तो क्या काम है इसका, पहले तो लिखें अब इसकी खास बातों को। लिखिए, यह दोनों फेफड़ों के बीच में पाया जाता है। यह दोनों फेफड़ों के बीच में पाया जाता है। लेकिन वयस्कों में अनुपस्थित होता है। लेकिन वयस्कों में अनुपस्थित होता है। अब सवाल है इसका हार्मोन कौन सा है? तो हार्मोन का जो नाम है इसका, उसका नाम है थाइमोसिन। थाइमोसिन हार्मोन है ना। और थाइमोसिन हार्मोन का काम भी बड़ा शानदार है। थाइमोसिन हार्मोन का कार्य क्या है? यह टी सेल या टी लिम्फोसाइट का विकास करवाता है। आपको याद होगा ब्लड पढ़ते समय आप ही में से किसी ने कहा था कि बी सेल और टी सेल क्या होता है। मैंने कहा था रुक जाओ, ठहर जाओ, थम जाओ, समय आएगा सब कुछ पता चलेगा। तो आज वो समय आ चुका है। तो पहले तो आप इस बात को क्लियर कर लें कि थाइमस ग्लैंड दोनों फेफड़े के बीच में एक निश्चित समय तक, वयस्क होते होते तक अनुपस्थित, और जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है थाइमोसिन। और थाइमोसिन के कारण हमारे बॉडी में टी सेल या टी लिम्फोसाइट, जो डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार है, उसका विकास होता है। अब इसी पॉइंट को हम समझेंगे अच्छे से, है ना। तो समझने के लिए अच्छे से थोड़ी सी बातों को हमें देखना पड़ेगा। ये तो बात हो गई पूरी। अब थोड़ा ब्लड वाले बात पे वापस आते हैं। तो आपने पढ़ा था ना, लिम्फोसाइट जो है वो डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार है। 5 प्रकार के डब्ल्यूबीसी पढ़े थे आपने, और आपको याद होगा न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। लेकिन लिम्फोसाइट के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, नोट करके मैं लिख रहा हूं। तो देखो, लिम्फोसाइट के प्रकार, और इसके 2 प्रकार होते हैं मूल रूप से, 2 प्रकार। तो लिम्फोसाइट के प्रकार, और कितने प्रकार? 2 प्रकार। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, लिम्फोसाइट का जन्म कहां होता है? बोन मैरो में। आपने पढ़ा कि सारे डब्ल्यूबीसी आरबीसी कहां बनते हैं? बोन मैरो में इनका जन्म होता है। सो देयर फॉर्मेशन विल टेक प्लेस इन बोन मैरो। बनेंगे वो बोन मैरो में, लेकिन बनने के बाद ये अपने विकास की अवस्था को पूरा करने के लिए इनके पास 2 विकल्प हैं। दे हैव 2 ऑप्शंस कि बोन मैरो में बनने के बाद ये
जा सकते हैं दो जगहों पे विकास के लिए। तो इनका विकास कहां होगा? तो अगर विकास बोन मैरो में ही हुआ, जन्म भी बोन मैरो में और विकास भी बोन मैरो में, बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में, तो जो बनेगा उसको कहेंगे बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट। और अगर ये विकास के लिए चले गए थाइमस में, थाइमस ग्लैंड में, थाइमस ग्लैंड में अगर चले गए, है ना, तो जो बनेंगे उसको कहेंगे टी सेल्स। देखिए, आपको बस इस फ्लो चार्ट को लिखना है, इसी फ्लो चार्ट को लिखना है कि लिम्फोसाइट के प्रकार दो प्रकार, कैसे जन्म सबका हुआ बोन मैरो में, बोन मैरो में जन्म होने के बाद ये अपने विकास की कहानी पूरा करने के लिए दो विकल्प रखेंगे। एक ऐसे होंगे लिम्फोसाइट जो बोन मैरो में जन्मेंगे, बोन मैरो में ही विकसित होंगे, मैच्योर होंगे, एक्टिव होंगे, उनको बी सेल्स कहेंगे। और जो अपने विकास के लिए बोन मैरो को छोड़कर और थाइमस में पहुंच जाएगा, इंडिया छोड़ के अमेरिका पहुंच गया पढ़ने लिखने, तो फिर उसको कहेंगे हम टी सेल, है ना। और बी सेल क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे कार्य की बात भी करेंगे हम। तो लेट्स टॉक अबाउट फंक्शन, है ना। तो बी सेल का कार्य क्या है? इसका कार्य है एंटीबॉडी, पढ़ा था ना आपने, एंटीबॉडी का निर्माण। ये एंटीबॉडी का निर्माण करेगा, है ना। और ये एंटीबॉडी के द्वारा बाहर से हमला करेगा, बाहर से रोगाणु पर हमला, ये बाहर से रोगाणु पे हमला किया, एंटीबॉडी के थ्रू मारा तो बाहर जाके चिपक गया। ये जो है ना, ये बाहर से ट्रेनिंग लेके आया है और इसको कहेंगे किलर सेल। ये किलर सेल है, और किलर सेल का मतलब है अंदर घुस के मारता है। ये रोगाणु के अंदर प्रवेश कर नष्ट करता है। तो रोगाणु के अंदर प्रवेश करके नष्ट कर देता है, राइट। अब अगर आपको इसमें कोई तकलीफ हो तो बता सकते हैं, थोड़ी समझदारी दिखानी है। राइट। तो आज वो बी सेल और टी सेल वाली कहानी पूरी हो गई आपकी, जो कहीं छूटी थी पीछे। ओके, अब देखिए, इसी चीज को डायग्रामेटिकली भी बताया गया है। थोड़ा सा डायग्राम देखेंगे तो शायद आपको अच्छा लगे। तो देखिए, बी सेल है, ये कहता है कि आई अटैक इन्वेडर्स आउटसाइड द सेल, और ये एंटीबॉडी बना के रखा हुआ है। ये जो है इनका बी सेल का ये वाला जो हिस्सा है, ये है एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी से पकड़ के मार देता है, और ये कहता है कि अटैक इन्फेस्टेड सेल्स, ये कोशिका के अंदर घुसकर मारता है ना। या तो खराब कोशिका के अंदर घुस जाए या फिर रोगाणु के अंदर ही घुस जाए और मार दे।
यही है टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, राइट? क्लियर है? अब यहां पे एक चीज और समझनी है कि जो आपकी थाइमस ग्लैंड है वो तो खत्म हो चुका, मेरे बॉडी में तो है ही नहीं। आप में से भी जितने लोग पढ़ रहे हैं, आप में से भी बहुत सारे लोगों के बॉडी में से थाइमस ग्लैंड जा चुका है। तो मतलब यह है कि जिनके जिनके शरीर में थाइमस ग्लैंड नहीं है, उनके शरीर में अब नया वाला टी सेल नहीं बन सकता। और टी सेल बड़ा ही खतरनाक सेल है, घुस के मारता है। तो नए टी सेल तो बनेंगे नहीं, पुराने वाले एक एक करके मरेंगे जरूर। और यही रीजन है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ बुढ़ापे की तरफ जब हम बढ़ते हैं और बूढ़े हो जाते हैं, तो टी सेल में ठीक ठाक कमी आ जाती है और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होने लगती है, क्योंकि नया टी सेल बनेगा नहीं, पुराना वाला मर के खपता रहेगा। तो लिख सकते हैं, उम्र बढ़ने के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ टी सेल की संख्या टी सेल की संख्या घटने लगती है। टी सेल क्यों कहते हैं? देखते रहे, थाइमोसिन से रिलेटेड है तो टी सेल नहीं बोलेंगे। घटने लगती है, जिसके कारण बढ़ते उम्र के साथ प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ते उम्र के साथ प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होने लगती है। हाँ जी, टी लिम्फोसाइट, टीसीएल वही है ना? चलिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट जो ग्लैंड है उसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड, तो ध्यान दीजिएगा, ये किडनी है और किडनी के ऊपर ये जो देख रहे हैं ना, टोपी की जैसी यहां पे ऐसे लगी हुई है ना, और एक टोपी इधर है। ये जो ग्लैंड है ये है एड्रीनल ग्लैंड। एड मतलब ऊपर, रीनल का मतलब किडनी, किडनी के ऊपर पाया जाने वाला ग्लैंड। तो एड्रीनल ग्लैंड में सबसे पहली बात जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये है, पहली बात जो पढ़ेंगे वो यही है कि यह किडनी के ऊपर पाया जाता है। यह किडनी के ऊपर पाया जाता है। यह किडनी के ऊपर पाया जाता है। दूसरा, इसका हार्मोन कौन सा है? तो एड्रेनालीन या एपिनेफ्राइन, दोनों में से जो कहेंगे वो नाम सही है। तो हार्मोन का नाम है एड्रेनालीन या एपिनेफ्राइन। आपको याद होगा, नर्वस सिस्टम पढ़ते समय हमने इसकी बात की थी। और एड्रेनालीन या एपिनेफ्रीन को हम इमरजेंसी हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि खतरनाक दशाओं में यह रिलीज होता है और बॉडी को तैयार करता है लड़ने के लिए या भागने के लिए, है कि नहीं? तो हमने इसके ऊपर चर्चाएं कर रखी हैं। यही वो जगह है जहां से एड्रेनालिन निकलेगा। तो इसको क्या कहते हैं? इसका अन्य नाम क्या है? तो इसको लिख सकते हैं, इसको कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन, इसको कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन, और इसको कहते हैं फाइट और फ्लाइट, लड़ो या उड़ो हार्मोन, है ना? तो ये हमारे शरीर को तैयार करता है किसी खतरे से निपटने के लिए। जैसे मैंने कहा था आपको कि अगर
आप किसी थिएटर में मूवी देख रहे हो, एकाएक भूकंप आ जाए तो जिस तेजी से तीव्रता से कूदते फांदते हुए निकलेंगे आप, और अपने पैर हाथ पे लगने वाले चोट की परवाह भी नहीं करेंगे। दोस्त बैठा हुआ उसको भी छोड़ देंगे कि चलो तुम अपना निकलो, मैं अपना निकलता हूं, है ना। और बाहर आके फिर कुछ समय तक भी आपके शरीर में उत्तेजना, उद्वेग, आवेश, रोमांच भरा रहेगा। वो सब इसी हार्मोन के कारण होगा। पैर में चोट लग जाएंगी, हाथ से खून निकल आएगा, लेकिन आपको दर्द का एहसास नहीं होने देगा, बाद में होगा, है ना। तो यही है, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि चर्चाएं इसके लेकर हम कर चुके हैं। अभी हमने जस्ट ये समझा कि एड्रेनल ग्लैंड किडनी के ऊपर, और इससे निकलेगा जो ग्लैंड एड्रेनालिन, फाइट और फ्लाइट हार्मोन, लड़ो या उड़ो हार्मोन। लड़ना है तो भिड़ जाओ। देखा होगा कई बार लोग क्या करते हैं ना, सामने चीता आ गया उससे लड़ लेते हैं। हालांकि चीता से लड़ने का मतलब है कि भाई, मतलब चीता मतलब आप कह सकते हैं कि लेपर्ड वगैरह, है ना। तो चीता तो भाई कूनों में ही है सिर्फ अभी, लेकिन लेपर्ड तो है ही। तेंदुआ, तो तेंदुए से लड़ लिया, और तेंदुए से लड़ लेने में मरने के चांस तो पूरे हैं, लेकिन एक आध कंडीशन ऐसा भी है कि लड़ा और तेंदुआ को हरा दिया, या फिर तेंदुआ को देख के ऐसा भागा कि उस दिन बस वो गलती हो गई कि जंगल में भागा। ओलंपिक के ट्रैक पे भागता अगर उस तेजी से तो गोल्ड मेडल पक्का था। हालांकि जो व्यक्ति भागा, बहुत तीव्र भागा, हार्मोन के प्रभाव में भागा, तो उसका फास्टेस्ट रन था, लेकिन लास्टेस्ट भी था। क्योंकि चीता से तेज तो भाग नहीं पाएंगे, तेंदुआ से तेज तो भाग नहीं पाएंगे, मार तो देगा ही, लेकिन फिर भी जितने समय के लिए भागा बहुत तेज भागा, है ना। एनीवे, नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ बढ़े, और नेक्स्ट ग्लैंड है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वो है पैंक्रियास। पैंक्रियास, तो पैंक्रियास की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं। इस तरफ हमारे लिवर है, तो इस तरफ पैंक्रियास है। आस्था पूछ रही है सर आपने चीता देख लिया? लकली मैंने देख लिया। तो कूनो में हमारे एक पुराने विद्यार्थी हैं, आईएफएस हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में उच्च पद पर हैं। तो सर्वेक्षण की टीम में वो थे, तो उनको कूनो पहुंचने की और अंदर जाकर देखने की इजाज़त थी, और उनको इस बात की इत्तला है कि मुझे वन्य जीवन को देखने निहारने में अच्छा लगता है। तो उन्होंने मुझे इत्तला की कि अगर आप चाहें तो एज अ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट या नेचुरलिस्ट हमें कंपेन कर सकते हैं, साथ में आ सकते हैं, ताकि हम चीता के बिहेवियर पर कुछ आलेख वगैरह लिख पाएं। हालांकि मेरी उतनी चीता को लेकर स्टडी या अध्ययन नहीं है, उस दौरान ही मैंने जाना। बस शर्त एक ही थी कि फोटो नहीं खींचेंगे, क्योंकि अभी चीता का फोटो सिर्फ मोदी जी खींच पा रहे हैं कैमरा लेके पहुंचे थे। फोटो खींचने का मतलब है कि सोशल मीडिया वगैरह पे आएगा, और अभी उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। मज़ेदार बात यह है कि सिर्फ चीता ही नहीं, बल्कि चीता के छोटे छोटे कई जो शावक होते हैं, बच्चे थे, वो भी थे। तो उसी दौरान, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मामला इलीगल था, लीगल तरीके से हम लोग गए, और एक कैपेसिटी में मैं गया था, और वहाँ देख कर आए हम लोग। खैर चलिए, अगली बार मैं जाऊँगा तो फ़ोटो वोटो खींच के लेके आऊँगा, आप लोग भी देखिएगा। फिर चीता जू में कहाँ है भाई? चीता जू में नहीं है, इंडिया में। अच्छा चलो, इसके लिए अलग से क्लास होगी, चीता और बाघ में अंतर, है ना। चीता इस धरती पे सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है ना। बड़ा स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है उसकी, सिलेंड्रिकल बॉडी। एनीवे, तो पैंक्रियाज के बारे में एक बात मैं बता दूं आपको कि पैंक्रियाज जो है वो मिक्स्ड ग्लैंड है। तो जो पैंक्रियाज लिख के लिखेंगे यहाँ पे, पैंक्रियाज जहां लिखा बिल्कुल सही लिखा, और साथ में लिखेंगे मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। अब मिक्स्ड ग्लैंड क्यों है? क्योंकि एक ही ग्लैंड से, या एक ही ग्लैंड में दो भाग हैं इसको। एक भाग है अंतःस्रावी, दूसरा भाग है बहिःस्रावी।
तो अगर हम इस पेंक्रियाज के हिस्से को बाहर निकालें तो देख रहे हैं ना पेंक्रियाज कैसा है, इस तरीके से है, लीफ जैसी संरचना है इसकी, इस तरह से बनी है ना। और फिर पाएंगे कि इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि इस संरचना में एक बीच में रक्तवाहिका भी ऐसे है, रक्तवाहिकाओं का जाल फैला हुआ है इस तरीके से, तो लगभग पत्ते जैसा वो दिख जाता है। फिर आप पाएंगे कि इसी के अंदर जगह जगह पे छोटे छोटे आइलैंड्स बने हुए हैं। उत्तकों का एक अलग समूह भी है इसके अंदर। तो दो समूह है, एक तो मैंने लाल रंग से बनाया और एक समूह जो है वो नीले रंग से बनाया। ये उत्तकों के समूह है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो लाल वाला भाग है, लाल वाला जो भाग है, सामान्य भाग जो लाल वाले हैं, ये इसका एक्सोक्राइन पार्ट है। ये इसका एक्सोक्राइन पार्ट है, बहिस्रावी भाग है, बहिस्रावी भाग। और इससे निकलते हैं एंजाइम। ये निकालता है एंजाइम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने इस बात को पढ़ा है कि पैंक्रियाज से निकलते हैं कौन कौन से एंजाइम, लाइपेज, ट्रिप्सिन और एमाइलेज, ये एंजाइम निकलते हैं, राइट। तो ये कहानी जो है वो एंडोक्राइन पार्ट का है, सॉरी एक्सोक्राइन पार्ट का। और जो नीला वाला भाग है, ये देखिए, ये जो भाग है, ये जो भाग है, ये हमारा है एंडोक्राइन पार्ट, है ना। ये है, या फिर इसको इधर लिख सकते हैं, थोड़ा हम ज्यादा नजदीक नजदीक ना लिखें, थोड़ा इधर लिखें। तो ये जो नीला वाला भाग है, ये नीला जो भाग है, ये है एंडोक्राइन पार्ट, एंडोक्राइन पार्ट, राइट। अंतःस्रावी भाग, तो देखिए इसलिए कहा मिक्स्ड ग्लैंड। और इस ग्लैंड का काम है हार्मोन का स्राव। ये निकालेगा क्या? हार्मोन। लेकिन अंतःस्रावी भाग को कहते क्या है? अलग नाम दे, इनको तो कुछ नहीं नाम दिया, इनको तो सीधे कहा कि एक्सोक्राइन पार्ट है, बहिस्रावी है। जो एंडोक्राइन पार्ट है उसका नाम दिया और उसको कहा गया, उसका नाम क्या है मैं लिखता हूं, इसका नाम है आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस। लैंगर हैंस का द्वीप समूह, लैंगर हैंस वैज्ञानिक का नाम है और उसका द्वीप समूह कहा गया आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस। तो एंडोक्राइन पार्ट है आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस, राइट। और उसके अंदर आप पाएंगे किसके अंदर? अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल है। मैं पूरा लिख देता हूं। तो इसके अंदर अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल हैं। कितने प्रकार के सेल? 3 प्रकार के सेल। ध्यान से देखिएगा, आप उसको भूल जाइए। आप पैंक्रियास को मानिए मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड में बहिस्रावी ग्रंथि और भाग है जो एंजाइम निकालते हैं, एंजाइम हम पढ़ चुके हैं। हम बात कर रहे हैं एंडोक्राइन पार्ट की, अंतःस्रावी पार्ट की, जो निकालते हैं हार्मोन। अंतःस्रावी भाग को हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस। और आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस में 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं। पहली प्रकार की कोशिका, दूसरे प्रकार की कोशिका और तीसरे प्रकार की कोशिका। ये तीनों प्रकार की कोशिकाएं अलग अलग किस्म के हार्मोन निकालती हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है हमारा, इसका नाम है इंसुलिन। तो बीटा सेल क्या करेगा? इंसुलिन का स्राव, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन का स्राव, यानी इंसुलिन से ज्यादा फेमस हार्मोन तो कोई है भी नहीं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इंसुलिन का स्राव कौन करता है, तो क्या बताएंगे आप? बताइए, इंसुलिन का स्राव कौन करता है तो क्या बताएंगे? आप बताएंगे पैंक्रियाज करता है।
फिर कोई पूछेगा पेंक्रियाज का कौन सा भाग करता है, तो आप कहेंगे पेंक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट करता है। फिर कोई पूछेगा एंडोक्राइन पार्ट को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे एंडोक्राइन पार्ट को हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, जो विशिष्ट उत्तक है। फिर बोलेगा उस उत्तक में कौन सी कोशिका, तो कहेंगे बीटा सेल। यानी अंग के लेवल पे कहा जाए तो कौन सा अंग इंसुलिन नामक हार्मोन को स्रावित करता है, तो पेंक्रियाज। उत्तक के स्तर पे कहा जाए तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और कोशिका के स्तर पे कहा जाए तो फिर बीटा कोशिका। तो बाकी कौन करते हैं, तो देखो अल्फा सेल करता है जिसका नाम है ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन का स्राव, ये सब हार्मोन है। और ये करता है सोमैटोस्टैटिन का स्राव, सोमैटोस्टैटिन का स्राव। तीनों एक ही चीज है, सॉरी तीनों हार्मोन ही है। सो ये सब क्या है, दिस ऑल आर हार्मोन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन सा है, फिर मैं मार्क करता हूं यहां पे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन इज इंसुलिन, जो कहां से निकल रहा है, बीटा सेल से। इसको अच्छे से लिखिए, समझिए, और कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। क्या इसमें कोई तकलीफ है, बहुत अच्छे से समझना है इसको। सवाल यह है कि इंसुलिन निकलता कहां है, बीटा सेल। बीटा सेल कहां है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस कहां है, क्या है, तो एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेंक्रियाज है। पेंक्रियाज के अंतःस्रावी भाग को आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, जिनमें 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। 3 कोशिकाओं में बीटा कोशिका इंसुलिन निकालता है। अब सवाल है काम क्या है इसका, फंक्शन क्या है। तो चलिए आगे के बोर्ड पे फंक्शन की बात करेंगे। तो आप जानते हैं कि हम जब खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी में बनता है या प्राप्त होता है ग्लूकोज। इसी ग्लूकोज को ब्लड शुगर कहते हैं। जो ब्लड शुगर है वो ग्लूकोज है, यही ब्लड शुगर है। तो ग्लूकोज क्या है आपका, मैं दूसरे कलर से लिखता हूं, ये आपका ब्लड शुगर है। और ब्लड शुगर इसलिए है क्योंकि ये जल में घुलनशील है। ग्लूकोज को पानी में घोल दे तो घुल जाता है, इसलिए ब्लड में रहता है। लेकिन ब्लड में इसकी मात्रा बहुत ज्यादा ना रहे तो ठीक है, नहीं तो अगर हाई ब्लड शुगर होगा तो उससे हमें तकलीफ है। तो जब जब हम खाना खाते हैं हमारे ब्लड में एकदम से शुगर की मात्रा बढ़ती है, और शुगर की मात्रा जब बढ़ती है तो फिर यहीं पे इंसुलिन काम करता है। और इंसुलिन क्या करता है, इस घुलनशील ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन पढ़ा था आपने, रिजर्व फूड है हमारा, ग्लाइकोजन में बदल देता है। अब ग्लाइकोजन और ग्लूकोज में क्या अंतर है, सिर्फ एक ही अंतर है कि ग्लूकोज जल में घुलनशील है और यह जल में अघुलनशील है। और जल में अघुलनशील होने के कारण अब जो होगा ये ग्लाइकोजन, ये ब्लड में ना होके मांसपेशी और लिवर में जाके जमा हो जाएगा। तो मांसपेशी और लिवर में। तो बस आप ये समझ लीजिए कि जब जब खाना खाते हैं ब्लड शुगर हमारा बढ़ता है, रक्त में ग्लूकोज की स्तर बढ़ती है, जिसको हम ब्लड शुगर कहते हैं। ब्लड शुगर खाना खाने के बाद बढ़ जाना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन लगातार बढ़े रहना बुरी बात है। तो जैसे ही हमने खाना खाया ब्लड शुगर ऊपर हुआ, इंसुलिन नाम का हार्मोन आया, उसने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल दिया। जैसे ही वो अघुलनशील में बदला, वैसे ही रक्त ने उसको पहुंचा दिया कहां पे, लिवर में सेटल कर दिया, मांसपेशी में रख दिया। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा हो गई कम। और ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्लाइकोजन है जो जल में अघुलनशील है, मांसपेशी लिवर में संचित भोजन है, संचित भोजन है, राइट। ये संचित भोजन की आवश्यकता भी हमें पड़ेगी, तब पड़ेगी जब हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम होगी। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जब कम होगी तो हमें वापस से ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना पड़ेगा, है ना।
जैसे मान लीजिए कि मेरी 8 बजे से क्लास शुरू हो गई थी यहाँ पे, तो 7:30 के टाइम में मैंने कुछ खाया, जिसको आप कह सकते हैं ब्रेकफास्ट किया। लेकिन अभी समय हो रहा है लगभग 11:30, तो 7:30 वाला खाना तो नहीं चल रहा मेरे बॉडी में अब। तो अभी क्या है ना, मेरे रक्त में जो ग्लूकोज है वो धीरे धीरे कम हो रहा होगा, लेकिन चूंकि मेरी मांसपेशी और लिवर में ग्लाइकोजन है, संचित भोजन है, तो संचित भोजन वापस से ग्लूकोज में बदलता होगा और एक विपरीत दिशा में भी क्रिया चलेगी, और एक क्रिया चलेगी उल्टी दिशा में, उसकी दिशा इधर होगी, ध्यान दीजिए। और इसको करेगा कौन? ग्लूकागॉन। तो इंसुलिन क्या करता है? घुलनशील ग्लूकोज को अघुलनशील ग्लाइकोजन में बदलता है, जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। और ग्लूकागॉन बिल्कुल विपरीत काम करता है, और विपरीत काम यह करता है कि वो आपके ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज में बदलकर रक्त में आवश्यक ग्लूकोज की आपूर्ति को बनाए रखता है, क्योंकि हमारे तमाम कोशिकाओं को तो ग्लूकोज ही चाहिए ना, उनका काम तो ग्लूकोज से ही चलना है। यही कहानी है ना। अब अगर इंसुलिन ना हो तो क्या होगा, यह बात क्लियर हो गई। तो इंसुलिन ना होने के कारण एक रोग होगा, डायबिटीज, है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, डायबिटीज भी अपने आप में एक टॉपिक है। डायबिटीज आप जानते हैं, लेकिन डायबिटीज 2 प्रकार के होते हैं। एक इंसुलिन के रिलेशन में डायबिटीज, और एक डायबिटीज और भी है ना। तो एक टॉपिक ही लिख लेते हैं, क्यों ना हम एक टॉपिक ही बना लें, उस टॉपिक का नाम रखें डायबिटीज, है ना। तो रखिए, एक टॉपिक लिखिए यहां पे, डायबिटीज। और सामान्य तौर पे डायबिटीज जो है वो 2 प्रकार के हैं, 2 प्रकार, है ना। जो पहला प्रकार है उसको कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस। और डायबिटीज मेलाइटस जो होगा वो इंसुलिन की कमी से होगा। इंसुलिन की कमी से। और इसमें क्या होगी? रक्त शर्करा या ग्लूकोज का लेवल हमेशा ज्यादा रहेगा। और हमेशा ज्यादा रहने का मतलब है कि आपके तमाम शरीर के अंगों को इससे नुकसान पहुंचेगा, अगर वो रहा तो। लेकिन एक और डायबिटीज है दूसरा, जिसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। एंड डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो इस डायबिटीज से बिल्कुल अलग है। इसमें एडीएच की कमी होती है, एडीएच की कमी। एडीएच याद है ना, बताया था, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच की कमी। और एडीएच की कमी जब होगी तो यूरिन का वॉल्यूम ज्यादा होगा, मूत्र के साथ खूब सारा पानी निकलेगा, क्योंकि एडीएच पानी को रोकता था, शरीर में संचित रखता था। और इसमें क्या होगा? यूरिन की आवृत्ति, यूरिन की मात्रा एवं आवृत्ति, आवृत्ति मतलब बार बार जाना, यह बढ़ सकती है। तो ध्यान रखना है, चूंकि डायबिटीज है और आप यूपीएससी अभ्यर्थी हैं, तो इस दोनों संदर्भ में आपकी जानकारी बहुत अपेक्षित है कि आप डायबिटीज के इन्स एंड आउट्स को समझें। ऊपर वाली कहानी इंसुलिन की है, और आप सब जानते हैं कि सामान्य दशा में डायबिटीज की बात हम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो नॉर्मली जब डायबिटीज बोलते हैं, अगर कोई व्यक्ति सीधा कहे कि मुझे डायबिटीज है, तो आप मान के चलिए वो किसकी बात कर रहा है? ऊपर वाले की बात कर रहा है। यानी सामान्य दशा में जब डायबिटीज की बात कोई करता है तो उसका आशय जो होता है वो इससे होता है। लेकिन अगर डॉक्टर बोलेंगे ना, तो बोलेंगे डायबिटीज मेलाइटस है कि डायबिटीज इंसिपिडस है, उनको ये बात का ज्ञान होगा, है ना? यू गॉट इट? इस बात का ज्ञान उनको होगा। तो डायबिटीज मेलाइटस इंसुलिन की कमी, डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच की कमी। इंसुलिन की कमी से रक्त शर्करा का लेवल बढ़ेगा, एडीएच की कमी से यूरिन की वॉल्यूम और मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि पानी को हम रोक नहीं पाएंगे। तो इस डायबिटीज को इंसिपिडस कहते हैं। लेकिन हमारा तो मेन मुद्दा किसके साथ है? इंसुलिन के साथ है। तो इंसुलिन वाला मामला जो है वो तो डायबिटीज मेलाइटस है। और डायबिटीज मेलाइटस के भी 2 प्रकार हैं। ये भी बड़ी आश्चर्य की बात है, बल्कि फैक्ट है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और फिर एक टॉपिक और पढ़ेंगे, और वो ये है डायबिटीज मेलाइटस के प्रकार। डायबिटीज मेलाइटस के प्रकार, और ये 2 प्रकार के हैं, राइट। दोनों प्रकार की बात हम करेंगे। एक को कहते हैं, आपने सुना भी होगा, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज। और दूसरा जो है उसको कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज। तो हमारे आसपास जो शुगर के मरीज हैं वो 2 प्रकार के हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है ना, इंसुलिन का स्राव बंद ही हो जाता है, एकदम बंद, 0 इंसुलिन। और ऐसे में व्यक्ति को हर खाने के बाद इंसुलिन लेना पड़ता है। हर एक खाने के बाद इंसुलिन लेंगे, ये उनकी मजबूरी रहेगी। डायबिटीज टाइप 2 में इंसुलिन का स्राव या तो कम हो जाता है या इंसुलिन का प्रभाव बॉडी पे पड़ना कम हो जाता है। तो एक तो ध्यान रखिएगा, हम पहली पॉइंट को यहां पे लिखेंगे, और पहला पॉइंट है इंसुलिन का स्राव बंद, एकदम बंद। लेकिन यहां पे क्या होगा, इंसुलिन की मात्रा या प्रभाव कम। देखिए ध्यान से, बंद नहीं हुआ, कम हुआ। तो जब बंद हो गया तब तो इंसुलिन लेना पड़ेगा भाई, इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं लोग। और अगर कम हो गया तो हम मैनेज कर सकते हैं, हम खान पान अपने जीवन शैली में परिवर्तन कर सकते हैं। चूंकि इनमें इंसुलिन लेना पड़ता है तो इसे हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, ऐसी डायबिटीज जिस पे व्यक्ति इंसुलिन पे डिपेंडेंट हो जाए। और यहां पे इसको कहेंगे इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज। इसमें इंसुलिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, राइट। आप अपने खान पान में, अपने जीवन शैली में बदलाव कर लें तो काम चल जाएगा। लेकिन हाँ, उसमें भी अगर बदलाव न करें और शुगर लेवल बहुत हाई हो जाए तो एहतियातन डॉक्टर इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं। लेकिन इन व्यक्ति को, टाइप 1 वाले को, नाश्ते के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद, हर खाने के बाद इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ेगा। तो इनकी जीवन में इंसुलिन इनका अभिन्न अंग बन के रहेगा। ये लोग अपने मेडिकल किट को साथ लेके चलते हैं, और आपने देखे होंगे कई जगहों पे व्यक्ति खड़ा होकर बैठ के कहीं पे इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहा है, लेना ही पड़ेगा। अच्छा, ये जो है टाइप 1, ये आनुवांशिक भी हो सकता है, और आनुवांशिक जब होगा तो कम उम्र में होगा। इसकी पहचान ही यही है कि 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 साल की उम्र में हो गया, है ना। तो तीसरा, या आनुवांशिक हो सकता है और कम उम्र में, इसकी पहचान यही है, कम उम्र में होता है।
क्योंकि आनुवांशिक है तो कम उम्र में होगा। तो अगर आपने देखा कि 17-18 साल, 14 साल, 13 साल की उम्र में किसी को हो गया तो टाइप 1 है ना। टाइप ए भी कुछ नहीं है, टाइप 1 और 2 है, राइट। लेकिन इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण खराब जीवन शैली है। खराब जीवन शैली है जो अमूमन अधिक उम्र में होता है, जो सामान्यतः अधिक उम्र में होता है। नॉर्मली जब हम यंग होते हैं तो जीवन शैली फिर भी ठीक ठाक रहती है, माता पिता के कंट्रोल में। बड़े होने के बाद हम बैठ के काम करते हैं, खान पान की अपनी स्वतंत्रता हो जाती है, मोटापा हो जाता है। तो खराब जीवन शैली के साथ साथ मोटापा भी एक कारक है। मोटापा है ही खराब जीवन शैली, तो मोटापा दर्शाता है कि जीवन शैली खराब है। तो यह ध्यान रखिएगा, है ना। कोई दिक्कत? राइट। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 2 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उसको हम पूरा करते हैं और फिर यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है टेस्टिस, वृषण, है ना। तो टेस्टिस या इसी को कहते हैं आप वृषण। वृषण जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और ये हमारा प्राथमिक नर लैंगिक अंग है जो स्पर्म भी बनाता है। आगे का चैप्टर भी वही है, रिप्रोडक्शन, जो हमारा अंतिम चैप्टर होगा। तो वृषण क्या है? वृषण को एक लाइन में डिफाइन करें तो कहेंगे प्राथमिक नर लैंगिक अंग, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल है, यह वृषण है जिसके अंदर टेस्टिस का निर्माण होता है, राइट। अब ऐसा क्यों है इस बात को समझते हैं। ऐसे होने के पीछे रीजन है कि ये 2 काम करते हैं, इनके 2 कार्य हैं। पहला कार्य क्या है? ये शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। हम आगे भी पढ़ेंगे। जिसका नाम है, जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस हिंदी इंग्लिश दोनों लिखेंगे। एक तो काम है ही, साथ ही साथ ये नर लैंगिक हार्मोन का स्राव करते हैं। इससे नर लैंगिक हार्मोन का स्राव होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ना, ये स्टेरॉयड है। स्टेरॉयड मतलब वसा से भी उत्पन्न है। नाम सुना होगा, स्टेरॉयड का इस्तेमाल गलत तौर पे एथलीट्स करते हैं, राइट। और स्टेरॉयड रूपी इस हार्मोन का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है, इसके कार्य की बात करें तो एक तो कार्य है कि शुक्राणु के निर्माण में सहायक, तो इसमें सहायक, राइट, सहायक, हेल्प्स इन दैट। और दूसरा काम क्या है कि हमारे शरीर में जब यह हार्मोन रिलीज होता है तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास होता है। तो दूसरा कार्य है नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का विकास। जैसे अगर एक छोटा बच्चा हो, 6 महीने का बच्चा हो और माता पिता के गोद में हो,
तो हमें इस बात का अंदाजा ही नहीं लगता कि वो नर है या मादा है, वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, नहीं पता लगता, है ना। क्योंकि छोटे बच्चे में देखकर तो पता नहीं लगा सकते ना कि नर है कि मादा है। लेकिन जब 13, 14, 15 साल की अवस्था होती है तो नर और मादाओं के बीच में एकदम से अंतर प्रकट होने लगता है। जैसे नर की आवाज बदल जाती है, कंधे चौड़े हो जाते हैं, मस्कुलिन बॉडी हो जाती है, दाढ़ी मूंछ उगाते हैं। तो ये सारे जो लक्षण प्रकट हुए, जो आज के डेट में अगर आप किसी को देखें, क्लास में आते हैं और देखते हैं तो कंफ्यूज तो नहीं होते ना कि लड़का है कि लड़की है ना। तो वो सारे लक्षण जो देखने के स्तर पे विभेद पैदा कर दे, उसको कहते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण। जन्म के साथ जो लक्षण प्रकट होते हैं, जननांगों वाले लक्षण, कि भाई जननांग क्या है, वो प्राथमिक लैंगिक लक्षण है। कि पुरुष जननांग के साथ हुआ तो पुरुष है, स्त्री जननांगों के साथ हुआ तो स्त्री है। लेकिन उम्र के साथ जो प्रकट होते हैं उसको हम कहते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण, है ना। ये बात ध्यान में रखिएगा, और कुछ भी नहीं है, बस ये बात। अब इसको आगे भी पढ़ेंगे। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दूसरा जो पॉइंट है वो ओवरी है, ओवरीज। ओवरीज को कहते हैं अंडाशय। तो ओवरीज को कहेंगे क्या, अंडाशय। और अंडाशय जो है वो है मादा प्राथमिक लैंगिक अंग, मादा प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल। और जब जब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात होगी तो फिर वही दो कहानी है। इसके काम क्या होंगे, तो पहला काम है अंडोत्सर्जन, अंडाणु को मुक्त करना, ओव्यूलेशन। जैसे पुरुष में शुक्राणु, वैसे ही अंडोत्सर्जन, जिसका मतलब हुआ अंडाणु को मुक्त करना, तो अंडाणु को रिलीज करना ताकि निषेचन की क्रिया हो जाए। और दूसरा है मादा लैंगिक हार्मोन, मादा लैंगिक हार्मोन का स्राव। सो मादा लैंगिक हार्मोन का स्राव होगा। पुरुषों के हार्मोन ये है ओवरी, दिस इज ओवरी, राइट, ये ओवरी है। तो पुरुषों के हार्मोन और स्त्रियों के हार्मोन अलग अलग होते हैं। जैसे पुरुषों के हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन था, तो यहां पे जो मादा लैंगिक हार्मोन है वो दो हैं। इसमें दो हार्मोन है, ये हार्मोन भी दो है। तो पहला हार्मोन जो है हमारा महिलाओं में, उसका नाम है एस्ट्रोजन। और दूसरा हार्मोन है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों हार्मोन है। एस्ट्रोजन का काम ही है वही जो टेस्टोस्टेरोन का है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण का निर्माण। जब महिलाएं होंगी 11, 12, 13 साल की उम्र में, तो उनके शरीर में भी बदलाव होंगे। स्किन स्मूथ हो जाएगी, शरीर की आकृति में थोड़ा परिवर्तन होगा, आवाज थोड़ी पतली हो जाएगी, है ना। ये सारे परिवर्तन होंगी। और ये परिवर्तन जो देखने के स्तर पे बता दे कि स्त्री है और वो जन्म के बाद प्रकट हो शरीर में, उन सभी को हम कहते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण। तो मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास, है ना। और प्रोजेस्टेरॉन को क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसको कहेंगे गर्भाधान का हार्मोन। ये गर्भाधान के समय एक्टिव होता है। आगे हम पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है। एक और बात बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये जो एस्ट्रोजन है उसको हम ब्यूटी हार्मोन भी कहते हैं। जो किशोरावस्था में महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं,
और किशोरावस्था के बाद जब वो धीरे धीरे द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है तो उसके बाद वो सुंदर दिखती हैं, इसलिए उनको हम द्वितीयक लैंगिक लक्षण के आधार पर कह सकते हैं कुछ। पुरुषों में ब्यूटी हार्मोन और हैंडसम हार्मोन जैसी कोई चीज है नहीं, क्योंकि पुरुष जो होता है ना वो बच्चे से जब किशोरावस्था में पहुंचता है तो भयानक बन जाता है, भयानक। देखो मुंह हल्का हल्का निकला, पूरा निकला भी नहीं, आवाज फटे हुए बांस की तरह हो गई। हम सबका ऐसे ही हुआ है, मेरा भी हुआ था। लेकिन महिलाओं में जब परिवर्तन होता है तो अच्छे लगते हैं, ऐसी सामान्य मान्यता है, इसलिए इसको कहा गया ब्यूटी हार्मोन। लेकिन इसी के समकक्ष पुरुषों में हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जिसका कोई खास नाम वाम है नहीं। तो चलिए आज की यात्रा यहीं समाप्त हुई और हमने आज एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सारे पार्ट्स पढ़ लिए। कल जब हम मिलने वाले हैं तो कल हम मिलेंगे तो बात करेंगे किसकी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब देखिए यहीं से ओवरी और टेस्टिस की बात हो गई और इसी पॉइंट से रिप्रोडक्शन की बात शुरू हो जाएगी। तो अच्छी बात यह है कि ये वाली बात हम आगे कल भी दोहराने वाले हैं और फिर वहां से कहानी शुरू होगी, है ना। तो किसी ने कहा कि भाई आज वर्ल्ड डायबिटीज डे है, कोइंसिडेंस? यस, इट्स अ वेरी नाइस कोइंसिडेंस दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट डायबिटीज। तो अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार, बल्कि आज के न्यूज़पेपर भी देखिएगा, डायबिटीज के ऊपर जरूर कुछ ना कुछ आलेख छपे होंगे, पढ़ लीजिएगा उसको, राइट। तो चलिए मैं अपनी अगली क्लास के लिए भागूं, है ना, क्योंकि मुझे यहां से निकलना है अब करोल बाग, और मैं जो है कल मिलूंगा आपको इसी वक्त जिस वक्त क्लास शुरू हुई थी, 10:15 पे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।